मैं अजय सिंह खर्ब स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस बेहतरीन सेशन में। मेरे साथियों, एरिक एरिक्सन का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। जब आप अपना टीचिंग कोर्स कर रहे थे, बीएड आप लोगों ने की होगी, बीएलएड आपने किया होगा, बीटीसी, डीएलएड, डीएड, जो भी टीचिंग कोर्स आप लोगों ने किया, उस वक्त आप लोगों ने एरिक एरिक्सन का नाम जरूर सुना होगा। साथ में यूपीटीईटी का अगर आपने सिलेबस चेक किया है, तो उसमें भी आप लोगों को एरिक एरिक्सन का जिक्र जरूर देखने को मिला होगा। तो आज के इस बेहतरीन सेशन में हम एरिक एरिक्सन के बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए और मान के चलिए आपके आने वाले यूपीटीईटी में आज की क्लास से एक क्वेश्चन पक्का आना है। आप कहेंगे, आप सोचेंगे कि सर एक क्वेश्चन के लिए क्या हमें ये पूरी क्लास देखनी होगी? जी हाँ, पूरी क्लास देखनी होगी। नहीं पता कि कौन से पॉइंट से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। किरण, विजय बहादुर, दीपक, ज्योति, आनंद, प्रियंका, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और अभी तक आप सभी के साथ मेरी जितनी भी क्लासेस हुई हैं, उनमें जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया सब अच्छे से समझ में आया या कहीं कोई परेशानी रही हो? दिव्या, दिव्या, दो दिव्या हमारी क्लास में है। प्रभात, विशाली, अनामिका, ज्योति। चलिए, आप सभी साथी आ चुके हैं तो मैं आज के अपने इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। और मेरे साथियों, कोई बहुत ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी आज की, तो घबराइएगा मत। हेडिंग डालें आप, एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। हिंदी में हम इसे कहते हैं मनो सामाजिक विकास सिद्धांत। ये सिद्धांत जिन्होंने दिया साथियों, उनका नाम एरिक एरिक्सन। आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको जो फोटो नजर आ रहा है यही एरिक्सन जी हैं। साथियों, ये रहने वाले तो थे जर्मनी के, लेकिन ये जर्मनी से पहुंच गए अमेरिका में। और जब ये अमेरिका में पहुंचे तो वहां जाकर के इन्होंने अमेरिका के जो आदिवासी लोग थे उन पर स्टडी की, उन पर अध्ययन किया। और उन पर अध्ययन करने के बाद, उन पर स्टडी करने के बाद इन्होंने बताया कि जो हमारा जीवन है उसके कुल 8 चरण होते हैं। और इन्होंने अपनी थ्योरी का जो नाम रखा वो है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। साथियों, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। एरिक एरिक्सन के बारे में आप लोगों को आज की इस क्लास में बहुत सारी मैं बातें बताऊंगा। ठीक है, इनका जन्म 1902 में हुआ साथियों, इनकी मृत्यु 1994 में हो गई। तो आप एक चीज देखिए कि 1902 में जब इनका जन्म हुआ तो उसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है 1994 में, 1994 में, तो लगभग 92 साल, 92 ईयर ये लोग ये जीवित रहे इस धरा पर, इस पृथ्वी पर। बहुत सारे तो हमारे साथी ऐसे होंगे जिनका जन्म ही 1994 में हुआ होगा, जब एरिक्सन जी इस दुनिया को अलविदा कह रहे थे। हमारे कितने ऐसे साथी हैं जिनका जन्म हुआ 1994 में? कुछ एक आध तो होंगे ही। कौन कौन है बताइए जरा। चलिए, आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी बुक किसने लिखी है? तो एरिक एरिक्सन की दो तीन काफी फेमस बुक हैं जो मैं आपके सामने यहाँ बता रहा हूँ। एक तो उन्होंने लिखी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। आपके पेपर में अगर आपसे पूछ ली जाए कि ये बुक किसने लिखी, तो एरिक्सन जी ने लिखी। दूसरा, आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस, ये बुक किसने लिखी? आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस, ये पूरी एक बुक है। आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस, एरिक्सन ने ही ये बुक लिखी है। ओके,
साथियों गांधी के ऊपर भी उन्होंने बात की थी, मैं आपको बता दूं। चलिए, आपके पेपर में आप लोगों से भी यह पूछा जाएगा कि जो आइडेंटिटी क्राइसिस टर्म है, इसका जिक्र किन्होंने किया है और कौन सी थ्योरी में कौन सी स्टेज के लिए किया। हिंदी में आप इसे कहेंगे पहचान संकट। तो मेरे साथियों, पहचान संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस जो टर्म है, इसका इस्तेमाल एरिक एरिक्सन ने किया अपनी थ्योरी साइको सोशल डेवलपमेंट के अंदर। और इस टर्म का उन्होंने जो यूज किया वो किया है किशोरावस्था के लिए। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इनकी थ्योरी को पढ़ेंगे, तब आप लोगों को इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इन्होंने किस तरीके से क्या बात कही थी आइडेंटिटी क्राइसिस टर्म का इस्तेमाल करते हुए। अब जो इन्होंने हमारे डेवलपमेंट की स्टेजेस का जिक्र किया है, वो टोटल स्टेजेस जो इन्होंने बताई हैं मेरे साथियों, वो है 8। आप सभी की स्क्रीन पर देखिएगा, मैं जयशंकर आप सभी को नजर आ रहा होगा, तो सभी क्लास का हिस्सा बन चुके हो, तो क्लास को आगे बढ़ाएं। यहां तक सब समझ में आया? चलिए, तो एरिक एरिक्सन ने कहा प्रत्येक व्यक्ति पूरे जीवन में 8 परस्पर संबंध चरणों से गुजरता है। ये तो आप सभी को पता चल गया कि 8 चरणों का इन्होंने जिक्र किया है, लेकिन ये 8 के 8 जो चरण है, इन्होंने कहा कि ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। याद रखिएगा, इंटर रिलेटेड, परस्पर संबंध, आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। और 8 स्टेजेस के नाम इंग्लिश व हिंदी दोनों में आप लोगों की स्क्रीन पर आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। जल्दी से देखिए और मुझे बताइए, नजर आ रहा है सभी को? आवाज भी एकदम अच्छे से सुनाई दे रही होगी। इनके नाम आप जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए। नोट्स तो बनाते होंगे, हालांकि ग्रेडअप की ओर से भी आपको नोट्स मिलते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप हैंड रिटन नोट्स अपने जरूर बनाया करो, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके हैंड रिटन नोट्स का मुकाबला कर सके। और जल्दी से आप लोग रिवीजन ही अपना तब कर पाएंगे जब आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं। जब आप इन 8 के 8 के नाम लिख लो तो मुझे बता देना, ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूं। ओके, चलिए, तो यहां तक सभी ने लिख लिया है। वेरी गुड आनंद। तो सबसे पहली स्टेज देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है विश्वास बनाम अविश्वास। मैं आप सबसे ही पूछना चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा विश्वास किस पे करते हैं। ये जो फर्स्ट आपकी स्टेज है, ये होती है जन्म से लेके 18 महीने तक, बर्थ टू 18 मंथ्स ये होती है। और आप सबसे ज्यादा विश्वास किस पर करते हैं? टेलीग्राम पे करते हो सबसे ज्यादा विश्वास, दिव्या? अरे भाई, मैं टेलीग्राम एप्स की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, सीटेट के लिए टिप्स चाहिए निर्जा, लेकिन इस बैच में हम सिर्फ यूपी टेट की बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी दूसरे एग्जाम की बात करनी है तो लास्ट में फिर हम बात करेंगे। आप सभी ने कहा कि मम्मी पर करते हैं, पापा पर करते हैं, पेरेंट्स पे करते हैं, है ना? हर कोई ये कह रहा है मम्मी और पापा पर करते हैं। ओके दिव्या, शालू, दिव्या, सीमा अपने हस्बैंड पर करती हैं, शान जो है वो खुद पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, ऊपर वाले पर करती हैं शबीना जी। ठीक है, तो एरिक्सन साहब कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है और तब से लेके 18 महीने तक का जो उसके जीवन का समय है, इस बीच बच्चा एक दुविधा में ये रहता है, बच्चे के सामने संकट ये होता है कि मैं किस पर विश्वास करूं और किस पर विश्वास ना करूं। तो उनका कहना था कि बच्चा ट्रस्ट उस पर करेगा जो बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस चरण में शिशु आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरों पर निर्भर रहता है। आपको ये पॉइंट लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, जल्दी से आप इसको रीड कीजिए, आपको समझ में आएगा। तो बच्चा सबसे ज्यादा विश्वास उस पर करता है जो बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो बच्चे की आवश्यकताओं को सबसे ज्यादा जो पूरा करता है वो है बच्चे की माँ। और इस वक्त बच्चा सबसे ज्यादा विश्वास भी अपनी मम्मी पर ही करता है। आप कभी भी देखिएगा इस चीज को कि जब बच्चा परेशान होता है तो अपनी मम्मी के पास जाकर के ऐसा लगता है कि मैं जैसे परेशानी से बाहर आ गया हूं, आपको हंसता मुस्कुराता हुआ मिलेगा।
आप देखेंगे कोई पड़ोसी या अन्य व्यक्ति जब बच्चे को अपनी गोद में लेता है तो रोने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी या उसके पापा जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उनके पास आने पर वो खुश हो जाता है, एकदम से मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है, खिलखिला उठता है। क्यों? क्योंकि वो उन पर विश्वास करता है। और हम सभी के जीवन में है ऐसा, जो हमारी जरूरतों को पूरा कर देंगे, जो हमारे साथ बने रहेंगे जब हमारी जीवन में समस्याएं होती हैं, उन पर हम विश्वास कर लेते हैं। और जो हमारे साथ बने नहीं रहते, जब हमें उसकी जरूरत होती है तो हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बात आती है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह की। मेरे साथियों, एक बात और आप यहां पर याद रखिएगा, ये 8 की 8 स्टेजेस बहुत आसान है, इनमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है। ये थ्योरी आप लोगों की एक ऐसी थ्योरी है कि इसमें जितनी जो भी एक्टिविटीज यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो आपके और मेरे और सभी के जीवन में हो चुकी गतिविधियां हैं या होने वाली गतिविधियां हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके या मेरे जीवन में ना हुआ हो। जैसे स्टेज नंबर 2 से जो क्वेश्चन बनता है वो एक ही बनता है कि इस समय पर बच्चे को कौन सी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये जानो कि इसकी एज कितनी, इसकी एज होती है 18 महीने से लेकर 3 वर्ष तक की। दूसरी बात आप ये जानो कि स्वायत्तता शब्द का जो जिक्र किया गया इसका अर्थ क्या है। स्वायत्तता शब्द का अर्थ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ठीक है। इन्होंने कहा कि बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर आप बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो स्वायत्त स्वतंत्र महसूस करेगा। और अगर आप छोटे से छोटे कार्य के लिए भी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करोगे और वो खुद से भी छोटे मोटे कार्य आदि करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो बच्चा कुछ समय के बाद शर्म और संदेह करने लगता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा इस समय बच्चे को कौन सी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, तो आप सभी कहेंगे इस समय बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। आपके सामने लिखा भी हुआ है हिंदी में, प्रसाधन प्रशिक्षण। आप देखेंगे कि बच्चा इस समय पर अगर खुद से टॉयलेट नहीं कर पाता है, बताओ, अगर बच्चा खुद से टॉयलेट नहीं कर पाता है तो आप लोगों को बच्चे की कैसी एक्टिविटी देखने को मिलती है? शर्मा जाता है, चुप हो जाता है ना? कुछ बच्चे तो छुप जाते हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो खुद पर संदेह करने लगते हैं, शर्म करने लगते हैं। और अगर आप बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, बच्चे को आगे बढ़ने के लिए स्वयं से अपने जो ड्रेस है, जो कपड़े हैं, उनको कैसे भाई हम लोगों को कब निकालना है, कब किस तरीके से पहनना है, ये सब चीजें सिखाएंगे, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। और याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेज का इफेक्ट सेकंड पे होता है, सेकंड का थर्ड पे होता है, थर्ड का फोर्थ पे होता है। एरिक्सन ने आप लोगों को एक बात क्लियर एकदम कह दी है कि सभी स्टेजेस एक दूसरे से संबंधित हैं और सभी का इफेक्ट एक दूसरे पर होगा। अगर आप स्टेज नंबर 1 पे बच्चे को विश्वास में नहीं ले पाए, उसके अंदर अविश्वास ज्यादा बढ़ा, तो यहां पर फिर स्टेज नंबर 2 में आने के बाद इस बात के चांस बढ़ जाते हैं कि बच्चा शर्म और संदेह की तरफ ज्यादा जाएगा। उसके बाद में बात आती है स्टेज नंबर 3 की। क्या आपके साथ में कभी किसी भी बच्चे ने कुछ इस तरह की जिद लगाई है कि ये जो काम आप कर रहे हो, ये काम मुझे करने दो, ये काम मैं करूंगा? साथियों, मेरी बहन का बेटा है, उसकी उम्र है अभी 5 वर्ष भी नहीं। मैं आपको बता दूं 2016 में उसका जन्म हुआ था, ठीक है, 2016 में। और अब वो 4 साल का हो चुका है 2020 में। उसकी आयु है 4 ईयर। जब वो यहाँ आता है हमारे घर, अपने मामा के घर, मेरी बहन का बेटा, तो हम लोग देखते हैं कि वो सुबह उठ करके जैसी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, हमें देखा देखी वैसी ही एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है। अभी वो आया हुआ है तो वो सुबह क्या करता है कि झाड़ू उठाता है, और जब झाड़ू लग चुकी होती है घर में तो भी दोबारा से झाड़ू निकालने लगता है। और हम उससे झाड़ू छीनते हैं तो कहता है नहीं, मुझे तो लगानी है, मैं तो लगाऊंगा झाड़ू, सफाई करूंगा। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से अपने घर से भी बना सकते हैं। बिल्कुल बच्चे ऐसा करेंगे मेरे साथियों। इस समय पर क्या होता है, एक तो बच्चे की जो नकल करने की आदत होती है वो बहुत ज्यादा होती है।
इस समय पर बच्चा ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा करता है। आप बच्चे के सामने जब जिस तरीके से, जैसे शब्दों का, जैसे व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे, वो उसको एज इट इज सीख लेता है, और फिर जब उसको उन चीजों का यूज करना होता है तो वो करता है। ठीक है, याद रखिए इन बातों को। 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच की आयु है। यहाँ पे जो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है पहल, इनिशिएटिव, ये कहता है कि जब बच्चा किसी कार्य को खुद से करने की शुरुआत करे तो उसे पहल कहते हैं। और अगर आप लोगों ने उस बच्चे को डांट दिया, फटकार दिया, मना कर दिया कि आप मत कीजिए, तो बच्चे के अंदर अपराध बोध जागृत होता है। आप कहोगे सर अपराध बोध का मतलब क्या है कि बच्चा यहाँ पे मर्डर कर देगा? ऐसा नहीं है कि चाकू उठा लेगा या पिस्टल ले आएगा और आपको शूट कर देगा, ऐसा नहीं है। बच्चा कोई कार्य करना चाह रहा था, आपने बच्चे की हेल्प नहीं की, आपने बच्चे को सहयोग नहीं दिया, और आपने बच्चे ने जो बातें कही उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बच्चे को मना कर दिया, बच्चे को रोक दिया, तो बताइए अब क्या होगा? मेरे साथियों, अब होगा ये कि वो बच्चा जो है वो जिद्दी बन जाएगा। अब होगा ये कि जो वो बच्चा है वो आपका कहना नहीं मानेगा। अब होगा ये कि वो बच्चा आपके प्रति अपना क्रोध दिखाएगा। ये सब अपराध बोध से संबंधित है। कई बार ऐसा होता है कि मम्मी किचन में खाना बना रही होती है, बच्चा जिद करने लगता है, मैं थाली में डालकर सबको सर्व करूंगा, मैं सबके लिए लेकर के जाऊंगा। और इस बीच अगर बच्चे से वो प्लेट, वो थाली कहीं गिर जाए, तो अगर घर में गुस्से वाले लोग ज्यादा हैं, जिनको क्रोध ज्यादा आता है, गुस्सा ज्यादा करते हैं, तो हो सकता है बच्चे को डांट दे, गिरा दिया। ऐसे नहीं बोलना होता बच्चे को। बच्चे को प्यार से, अरे गिर गया, कोई बात नहीं, वाह आप आधे रास्ते तक लेकर आ गए थे, चलो अब अगली बार फिर से लेकर के आना, और हाँ लेकिन मेरी एक बात मानोगे, मैं आपके साथ पकड़ कर चलूंगा, दोनों पकड़ के चलेंगे। बच्चा आपसे खुश होगा। और अगर आपने बच्चे को डांट दिया तो बच्चे को एक, तो आप पर उल्टा गुस्सा आएगा, बच्चा आपसे डरेगा, आपसे दूर रहने लगेगा, और आगे से फिर वो इनिशिएटिव लेना भी बंद कर देगा। ठीक है, समझ में आई पूरी कहानी? ये हर घर की कहानी है। नेहा, इतने प्यार से नहीं, इससे भी ज्यादा प्यार से आपको बच्चे से बात करने की जरूरत है। मैं तो बस आप लोगों के सामने समझाने के लिए ऐसे बोलता हूं, ताकि आप समझ सको। मैं भी सीख रहा हूं आप लोगों के साथ में रह करके, कोशिश में रहता हूं कि मैं भी कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ में रहकर सीख जाऊं जीवन में। आप सब बहुत प्यारे हैं। चलो अब आगे बढ़ें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। यहां तक सब समझ में आया होगा? बार बार समझाने पर भी बच्चा ना समझे तो ये थोड़ी पिटाई कर दोगे। ना समझे तो उस समय के लिए उस बच्चे को किसी दूसरे कार्य में आप इन्वॉल्व करने के प्रयास करो, और बाद में फिर उसको समझाओ। देखो मेरे साथियों, बाल हट बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, बच्चा अगर जिद पे आ जाए तो बच्चे की जिद इतनी खतरनाक होती है कि वो उसको पूरा करवा के मानेगा। अगली थ्योरी देखो। परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। साथियों इस समय पर एक तो बच्चा स्कूल जाने लगता है, विद्यालय में जाना शुरू कर देता है, पहली बात, इसलिए इस एज को स्कूल एज भी कहा गया, पहली बात। दूसरी बात, इस समय पर ही बच्चा गुड बॉय नाइस गर्ल वाली स्टेज से गुजर रहा होता है। ठीक है, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का लड़की वाली स्टेज, हम इसे ही कहते हैं। बच्चा जब स्कूल में जाने लगता है तो उसको नई सामाजिक भूमिका का सामना करना पड़ता है। अगली बात,
इस समय पर बच्चा क्या चाहता है? समाज से स्वीकृति। बच्चा जो भी कार्य करता है उनकी स्वीकृति समाज से चाहता है, और बच्चा अपने समाज का केंद्र बिंदु बनना चाहता है। अगर बच्चा ऐसा करने में कामयाब हो पाता है तो उसे लगता है कि मैं परिश्रमी हूं, मैं मेहनती हूं। और वो अगर ऐसा नहीं कर पाता तो उसके अंदर हीन भाव आने लगता है। नींद खुल गई ना सबकी? नींद से बाहर आ गए? यस, शान। और हीन भावना से आपको बच्चे को बचाना होगा। उसके बाद में आती है पहचान बनाम भूमिका का भ्रम। ये आप लोगों की फेवरेट, अभी समझाऊंगा आप लोगों को। ये आप लोगों का एडोलेसेंस पीरियड होता है, किशोरावस्था। 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक का ये समय होता है। इस समय पर होता क्या है, जरा उन चीजों को ध्यान से देखिएगा। एक तो बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जाती है। समस्या समाधान योग्यता दूसरा। बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान की योग्यता आ जाती है। उसके बाद तीसरी बात, इस समय पर बच्चे में जज करने की, सही और गलत करने की एबिलिटी, योग्यता आ जाती है, इवेल्युएशन करने की। साथियों, इस समय पर बच्चे के अंदर फिजिकली प्लस इमोशनली बहुत सारे चेंजेस होते हैं। शारीरिक तौर पर और संवेगात्मक तौर पर इस समय पर पाया गया कि बच्चे के अंदर काफी चेंजेस आते हैं। और इस समय पर बच्चा क्या चाहता है कि मेरी समाज के सामने व्यक्ति सामाजिक रूप से दुनिया में पहचान और स्थान पाने का प्रयास करता है। बच्चे को इस समय तक पता चल चुका होता है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरी नीड क्या है। ठीक है? और बच्चा इस समय पर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने ग्रुप्स का एक्टिव मेंबर भी बन चुका होता है। जिन बच्चों को यह पता होता है कि हम पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, तो हमेशा पढ़ाई लिखाई का कहीं भी जिक्र करेगा तो वहां पर अपना प्रथम स्थान पाने के लिए उत्सुक रहेंगे और प्रयास करेंगे। जो खेल आदि में आगे होते हैं, तो जहां कहीं भी खेलकूद आदि से संबंधित कोई गतिविधि चल रही होगी तो वहां पर अपने आप को सबसे आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। अपनी पहचान वो उस तरीके से बनाना चाहते हैं। जो बच्चे लड़ाई झगड़े में आगे होते हैं वो अपनी डॉन वाली पहचान बनाना चाहते हैं। इस समय पर याद करो, स्कूल में जब आप जाते थे, कॉलर ऊपर की ओर, जो आपकी स्लीव्स बाजू होती थी शर्ट की, ऊपर फोल्ड कर लेते थे, है ना? टाई एकदम खुली ढीली ढीली सी रहती थी। जो हेयर स्टाइल था वो भी बड़े अजीब अजीब से होते थे, ऊपर की ओर खड़ी करना, जेल लगाना। याद करो वो सब समय। किसी से भी बेकार में झगड़ा करने लगना, टीचर तक से लड़ पड़ना कि हमारी हवा बन जाएगी, कि हम दादा हैं, हम डॉन हैं, हमसे सब डरते हैं, हमारा हुक्म चलता है यहाँ पर। लेकिन उन बेवकूफों को ये नहीं पता होता कि आप किसी चीज के कोई दादा नहीं हो, कहीं भी आप लोगों की कोई भी हुक्म नहीं चलता है। आज जो पढ़ाई नहीं कर रहे उसका खामियाजा आगे चल के भुगतोगे, जब नौकरी भी नहीं लगेगी और फिर शादी भी नहीं होगी। याद आई सब चीजें? तो अर्चना, ऐसा होता है क्योंकि बच्चे स्टेज पे होते हैं तो वो ये चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरी एक पहचान बने। और जो अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो जाता है वो तो हो जाएगा खुश, और जो नहीं बना पाता वो फिर इस भ्रम में होता है। रोल कंफ्यूजन को समझो, भूमिका का भ्रम, कि आखिरकार मैं अपने जीवन को ऐसे ही जिए जा रहा हूं, क्या मेरा कोई भी रोल नहीं है, मेरी कोई भूमिका नहीं सोसाइटी में। और सुनो, जो आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, अगर आप लोगों ने आज प्रयास नहीं किए तो फिर करोगे कब? अगली बार। अगर अगली बार ही करना है तो अब की बार क्या अड़चन है? क्या किसी ने रोक रखा है कि मत पढ़ो? और अगली बार तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो अगर इस बीच वैकेंसी आ गई तो खुद को कितना पीछे लेकर चले जाओगे? कैलकुलेशन करो। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, आपके हाथ में है आपको आगे बढ़ना है या यहीं रुके रहना है। और एक और बात आज बता देता हूं आपकी आंखें खोलने के लिए, भले ही आज आप लोगों को ये मेरी बात सही लगे या ना लगे। आज जो आप लोगों के यार दोस्त
आपकी सखी सहेली मित्र जिनके साथ आप घूमते हो, मान लो वो पढ़ाई में आपसे बेहतर है, और आप जो है जब उसका फ्री टाइम होता है तो अपनी पढ़ाई छोड़कर उसके साथ घूमने निकल जाते हो। उसकी जॉब लग गई, कभी 1 लाख रुपया उधार मांगना, कहना भाई मुझे जरूरत है, अपनी सहेली से कहना कि मुझे जरूरत है, 1 लाख रुपया दे दो। वापिस लेंगे, वो भी ब्याज सहित। अगर ब्याज सहित नहीं लिया तो एज इट इज लेंगे, और शान अलग से। लेकिन आज पढ़ाई करते वक्त वो तो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन आप यारी दोस्ती में बस अपना टाइम खराब कर देते हो। सोचो थोड़ा सा। तो मेरे साथियों, ये जो दुनिया आपके सामने मौजूद है, जो आप सोच रहे हो, इससे बाहर आ जाओ वास्तविकता पर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। बिल्कुल अर्चना, अगर आपकी ऐसी सहेली है तो बहुत बढ़िया बात है, आप बनाए रखें साथ। सबके जीवन में अच्छे दोस्त हों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन दोस्त आगे बढ़ रहे हैं तो आप भी आगे बढ़ो ना सभी, आप क्यों रुके रहो। अब बात आती है अंतरंगता बनाम अलगाव की, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 18 वर्ष से लेके 35 वर्ष तक की आयु होती है मेरे साथियों। अंतरंगता के लिए सबसे महत्वपूर्ण ध्यान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अंतरंगता है क्या, पहले इसे देखो। इंटीमेसी, ये है घुलना मिलना। अगर बिल्कुल साधारण शब्दों में मैं आपको कहूं तो ये है मिलजुल कर रहना। इस स्टेज में मैं आप हम सभी लोग आते हैं, और इस समय पर क्या करता है इंसान, अपने संबंध बनाता है, अपने रिलेशन डेवलप करता है। जो अपने संबंध बनाने में कामयाब हो जाता है वो सबके साथ घुल मिल के रहता है, और जो अपने संबंध बनाने में कामयाब नहीं हो पाता वो अलगाव, अकेलेपन का शिकार हो जाता है। और अकेलापन, आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे बड़ी एक तरह की सजा होती है किसी के लिए। इंसान डिप्रेशन तक में चला जाता है अकेला रहने से, क्योंकि यहाँ पर जो विचारों का भंडार इकट्ठा होता रहता है इंसान के, अगर वो उसको किसी के साथ में शेयर नहीं करता है, वो भले ही पॉजिटिव क्यों ना हो, तो वो धीरे 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 उस इंसान को एक स्ट्रेस की ओर लेके चले जाते हैं। और जब आप किसी के साथ में शेयर कर देते हैं, किसी को बता देते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, आप रिलैक्स फील करते हैं। जो अलगाव की स्थिति में होता है वो इंसान जल्दी से किसी पर विश्वास भी नहीं करता है, वो दुनिया को शक की नजरों से, शक भरी निगाहों से देखता है। उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन उसके अंदर एक चीज ये होती है कि किसी पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है मुझे जो भी अपने जीवन में करना है खुद से करना है। उसके बाद में आती है स्टेज नंबर 7, 35 to 65। इसमें हम सभी के पेरेंट्स आते हैं। क्या आप लोगों के पेरेंट्स ने कभी आपको ये कहा है, जो आजकल ये जुल्फें सवार कर बेटा जैसे तैयार होकर घर से निकलते हो, पता है मुझे किशोर तुम्हारी आजकल जिंदगी दौड़ रही है। और हाँ सुन लो, ये जो मोबाइल पे लगे रहते हो ना अजय सर का नाम लेकर, कि अजय सर की क्लास देख रहे हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी की, सीडीपी की, हमें सब पता है। ये रात को रजाई में, कंबल में आप जो है अपना मुंह ढक करके, अपने कान में ईयरफोन लगा करके जो चैटिंग करने में लगे रहते हो, वो कहाँ लगे हुए हो, हम सब जानते हैं। बेटा जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, हम उस स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं। कितने बच्चों के पेरेंट्स ये बात, इस तरीके की बात कहते होंगे, तो वो कहना क्या चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं वो इन सब बातों से। सबसे पहले तो वो ये बताना चाहते हैं कि हम आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। दूसरी बात वो ये कहना चाहते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तीसरी बात वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी बात मानो। यहाँ पे जो जनरेटिविटी उत्पत्ति शब्द है, इसका अर्थ ये है कि जो हमसे ज्यादा अनुभवी लोग होते हैं, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, वो अपने अनुभव के आधार पर हमें काफी कुछ सिखाना और बताना चाहते हैं। अगर हम लोग उनकी बातों को मानते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, और अगर वो नहीं सिखा पाते कुछ व्यक्ति किसी को, आपकी गली में दो व्यक्ति, एक से तो सब बहुत कुछ पूछते हैं, दूसरा वो व्यक्ति जिससे कोई सलाह मशविरा कुछ करता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं, क्यों? सबको लगता है इसके पास
उसके अपने जीवन के कुछ बेहतर अनुभव है ही नहीं। तो जो व्यक्ति किसी को कुछ सिखा नहीं पाता, किसी के जीवन में कुछ योगदान नहीं दे पाता, तो वो खुशी महसूस नहीं करता है। ठीक है, वो आत्म केंद्रित हो जाता है, उसे लगता है कि मैं कुछ किसी के लिए नहीं कर पा रहा हूं। अब जब स्टेज नंबर 8 आई, 65 टू टिल डेथ, ये स्टेज एक ऐसी स्टेज आई, इस वक्त इंसान के पास में कुछ बचता नहीं है। हाँ, बुढ़ापा आ चुका होता है और इस वक्त इंसान अपनी पूरी लाइफ का इवेल्युएशन करता है, पूरे जीवन का मूल्यांकन करता है इस वक्त इंसान, पूरे जीवन का, कि मैंने अपने जीवन में क्या सही किया, क्या गलत किया, मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। अगर वो अपने, अच्छा अब एक बात मुझे ही बताओ, क्या इंसान अब दोबारा से वापस लौट सकता है अपने जीवन में किसी चीज को ठीक करने के लिए? नहीं लौट सकता। ना तो अब वो कुछ ज्यादा काम करता है, अकेला ज्यादा रहता है, बैठा रहता है ना? कुछ लोगों को तो समय काटना भारी हो जाता है। तो इस समय पर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपने पूरे जीवन का मूल्यांकन करते हैं, एरिक्सन ने कहा। अगर उसे लगता है मैंने अपने जीवन में जो किया वो सही किया, पूर्ण अहम ईगो इंटीग्रिटी, कि सही किया, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं, तो खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है। अगर उसको लगा बस ऐसे ही आया, जीवन में कुछ कर नहीं सका, कैसे मैंने अपना जीवन बिता दिया, ऐसे ही बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अब सब छूटता जा रहा है, दिन प्रतिदिन कुछ नहीं बचा मेरे हाथों में, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? तो उसका आगे का जीवन निराशा भरा, लाचारी भरा, और खुद को दिन प्रतिदिन ऐसा महसूस करने पर जाता है कि काश किसी तरह मैं अपने गलत फैसलों को, गलत चीजें जो मेरे जीवन में रही उनको बदल सकता। और आप लोग ये मत सोचिए कि अजय सर आज जो बातें हमें इस थ्योरी के अंदर बता रहे हैं वो हमारे साथ नहीं होगा, बेटा सबके साथ में होगा। एरिक्सन जी कहकर गए हैं, सभी की जिंदगी के अंदर, सभी के जीवन के अंदर ऐसा समय आता है। ओके, तो मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक जो बातें मैंने आपको बताई सभी साथियों को अच्छे से समझ में आई होंगी। तो जब आप सभी साथी टेलीग्राम, फेसबुक पर अजय सिंह खर्ब सर्च करोगे तो मुझे ज्वाइन कर पाओगे। अब एक छोटा सा टेस्ट आप सभी साथियों के लिए मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, लो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जवाब दो मुझे, राइट आंसर क्या होगा? 5 रेटिंग देकर जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है दिव्या जी, बिल्कुल आप मेरा नाम सर्च करेंगे आपको मैं मिल जाऊंगा। राइट आंसर मेरे साथियों इस क्वेश्चन का आप देंगे ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सी देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी साथियों को नजर आ रहा होगा जो पॉइंट मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं। चलिए राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। साथियों राइट आंसर इस क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात हो रही है।
और राइट आंसर आप इस क्वेश्चन का बताएंगे एक्टिव एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। राइट आंसर मेरे साथियों इस क्वेश्चन का होगा सामाजिक गतिविधि, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताएंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज का इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे साथियों 5 रेटिंग देकर जरूर बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया उसके माध्यम से आप सभी साथी आने वाले यूपीटीईटी को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। चलिए, शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। प्रेप स्मार्ट